आज बढ़ेंगे इस पे यूरोप महाद्वीप। तो सबसे पहले इसमें जानने वाली ये बात है यूरोप महाद्वीप में कि देखेंगे जब आपको अक्षांश और देशांतर बताया जाता है तो उसमें एक बात आती है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है इसको कहा जाता है GMT, और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री जो इस पर होती है उत्तर में यानी नॉर्थ साइड में, नॉर्थ पोल रीजन में तो उसको कर्क रेखा कहते हैं। साउथ पोल रीजन में जो 23.5 डिग्री जो रहती है कर्क उसको मकर रेखा कहते हैं। तो एक बात ये जानने की इसमें है कि जो यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क, भूमध्य और ये मकर यानी ये तीनों लाइनें नहीं गुजरती, पहली बात। दूसरी बात यहाँ से है कि यहाँ से एक जो है 0 डिग्री लाइन गुजरती है देशांतर। तो पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सी जो है लाइन जो है यूरोप महाद्वीप से गुजरती है, तो आपका आंसर हो जाएगा GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करेंगे। इसी में देखेंगे जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये यहाँ पर पड़ता है लंदन का एक शहर, उसका नाम ही है ग्रीनविच मीन टाइम, इसीलिए उस शहर से गुजरती है लाइन, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच मीन टाइम यानी शॉर्ट में GMT कहते हैं रखा गया। और फिर देखेंगे जो 0 डिग्री ये लाइन है देशांतर ये कितने देशों से गुजरती है यूरोप महाद्वीप के, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। इसमें इंग्लैंड हो जाएगा, दूसरा फ्रांस और तीसरा आपका स्पेन हो जाएगा। तो कितने देशों से गुजरती है? 3 देशों से, इंग्लैंड, फ्रांस और आपका स्पेन। क्लियर? अब आगे बात इसमें और समझेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। जो यूरोप महाद्वीप है यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका नॉर्थ पोल रीजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट है, इसी वजह से यहाँ पर देखा जाए, कल हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था डेजर्ट, तो अगर देखा जाए तो यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको डेजर्ट लेस कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो यूरोप को क्या कहा जाता है? डेजर्ट लेस कॉन्टिनेंट कहते हैं यानी मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहेंगे इसको। चलिए आगे हम लोग इसी में बात जानेंगे। जो यूरोप महाद्वीप है तो अगर आप देखेंगे तो जो बताया जाता है कि 7 महाद्वीप हैं, और इसमें से तो अगर देखा जाए ये क्षेत्रफल में कितने नंबर पर आते हैं, तो विश्व का ये क्षेत्रफल में 6ठे नंबर का महाद्वीप है। क्लियर? एक बात और इसी में जानने की, अगर जो हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे जो आपको 7 महाद्वीप बताए जाते हैं इसमें से जो है अगर जो हम लोग बात करें इसकी जो है अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका की, ये इनसे जो है आपका भूमध्य रेखा तो ये दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। जबकि अगर जो हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया की और अंटार्कटिका की, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। जबकि एशिया की बात किया जाए और आपका बात यूरोप की जाए या उत्तरी अमेरिका की, तो ये दोनों जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। तो अगर जो देखा जाए उत्तरी गोलार्ध में एशिया है आपका, और आपका जो है उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका है, ठीक। और तीसरा अगर हम लोग बात करें इसी में यूरोप, तो इन तीनों महाद्वीपों में अगर बात किया जाए तो यह उत्तरी गोलार्ध में पाया जाने वाला सबसे छोटा महाद्वीप है। क्लियर? और अगर जो हम लोग पूरे संसार की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वो क्या है? दक्षिणी गोलार्ध का है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। और अगर क्षेत्रफल में बात करें तो ये 6ठे नंबर पे आता है। क्लियर है बात? चले आगे इसी में हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ जो यूरोप का है तो उसमें स्थिति देखेंगे। तो अगर बात किया जाए यूरोप महाद्वीप की तो इसमें देखेंगे कि जो है इसके पूर्व की बात किया जाए तो इसके पूर्व में एशिया महाद्वीप है और काला सागर है। क्लियर? और अगर देखा जाए तो जो आपका ये यूक्रेन और बेलारूस है, यहाँ से रसिया हो जाते हुए एक पर्वत श्रृंखला है और इसको कहा जाता है यूराल पर्वत। क्या कहा जाता है? यूराल पर्वत। तो आपका यूरोप को एशिया से कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत। और अगर जो सागर की बात किया जाए तो एशिया को यूरोप से जो है काला सागर अलग करता है। क्लियर? तो ब्लैक सी एंड यूराल पर्वत ये दोनों डिवाइड करते हैं एशिया और जो है आपका यूरोप को। क्लियर?
हम लोग बात करेंगे तो बेलारूस और यूक्रेन, आज ये देश है, पहले ये सोवियत संघ के थे। क्लियर, पहले किसके पार्ट थे, सोवियत जो है रूस का पार्ट थे। इसी वजह से हम लोग कहीं कहीं मैप में यूरेशिया पढ़ देते हैं। क्लियर, क्योंकि यूरेस अगर जो रूस की अगर जो बात की जाए उसकी राजधानी मॉस्को, वो आपका यूरोप में पड़ती है। क्लियर, तो इसी वजह से कहीं कहीं आप मैप पर देखेंगे तो वो यूरोप जो है यूरेशिया लिखा मिलता है, यानी यूराल और एशिया को, यूरोप और एशिया को मिलाकर। क्लियर, चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। यहाँ पर आपके सामने अगर जो अभी हम लोगों ने पूर्व की बात की, यूराल पर्वत है और काला सागर है। इसके दक्षिण में अगर जो बात किया जाए तो भूमध्य सागर है। क्लियर, और इसके पश्चिम में बात किया जाए तो अटलांटिक महासागर, और इसके उत्तर में अगर देखा जाए तो आर्कटिक महासागर है। क्लियर, तो ये यूरोप की स्थिति है। अब अगर जो बात किया जाए तो देखेंगे कि जो ये यूरोप है आपका, तो यूरोप में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, बहुत सारे पेनिसुलार पाए जाते हैं, यानी प्रायद्वीप। अगर बात किया जाए स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, आपका जेटलैंड प्रायद्वीप, आइबेरियन प्रायद्वीप, इटालियन प्रायद्वीप, बल्कन, रोमानिया, ये प्रायद्वीप है। इसी वजह से संसार के सबसे ज्यादा प्रायद्वीप कहाँ पाए जाते हैं, यूरोप में। इसीलिए इसको प्रायद्वीपों वाला महाद्वीप कहते हैं, यानी पेनिसुलार कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्लियर है बात, तो इसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपों वाला महाद्वीप। क्लियर, प्रायद्वीपों वाला महाद्वीप। क्लियर है। अब अगर हम लोग स्कैंडिनेविया की बात करें तो स्कैंडिनेविया में प्रायद्वीप में आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये आते हैं, जबकि जेटलैंड में नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, और ये आपका आइबेरियन प्रायद्वीप में फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। ठीक, और फिर अगर जो हम लोग इटालियन प्रायद्वीप में तो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया, इटली ये आते हैं। और फिर अगर जो हम लोग रोमन इसमें बल्कन प्रायद्वीप की बात किया तो अल्बानिया, यूनान, बुल्गारिया, ये रोमानिया की बात किया जाए तो यूक्रेन और आपका रोमानिया और बेलारूस ये सारे आते हैं। इसमें जॉर्जिया भी आता है। अगर देखा जाए तो इसका एक देश है, उसका नाम है जॉर्जिया। क्या नाम है, जॉर्जिया। ठीक, तो ये अगर जो हम लोग बात करें, ये हम लोगों ने एक अभी मैप देखा, राजनीतिक परिदृश्य, यानी कि नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और आपका स्पेन, पुर्तगाल, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, बुल्गारिया, यूनान, रोमानिया, ये सारे देश यहाँ के हैं। अगर बात किया जाए इधर इंग्लैंड की तो अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है इंग्लैंड। क्लियर, इंग्लैंड में जो है देखा जाए आयरलैंड, आइसलैंड, ठीक, ग्लासगो, बोल्गा, ये सारे इसमें कई कंट्री शामिल हैं, स्कॉटलैंड वगैरह। इस वजह से इसको एक संघ बनाता है, तो इसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। इसी को यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, इसी को ब्रिटेन कहा जाता है। ये सारे नाम किसके हैं, तो इंग्लैंड के हैं। अगर हम लोग बात इंग्लैंड की करें तो बात है 1215 ईस्वी की, और 1215 में सबसे पहले डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट कहां पर आया, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में जॉन सर लुबाक एक राजा था, वो बहुत ज्यादा निरंकुश शासक था, ज्यादा टैक्स वसूलता था। इस वजह से जनता उससे बहुत परेशान थी, तो उसने क्या किया, ब्रिटेन की जनता ने उसके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, और फिर वहां से जो है राजतंत्र खत्म हुआ और वहां पर लोकतंत्र आया। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी अगर देखा जाए जो बॉडी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, उसको कहा जाता है पार्लियामेंट। अपने यहाँ जैसे पार्लियामेंट संसद कहते हैं, यहाँ पर भी पार्लियामेंट चलते हैं, तो यहाँ पर भी जो है पार्लियामेंट का गठन किया गया और एक संविधान को तैयार किया गया। इसी वजह से ब्रिटेन को जो है विश्व में संविधान निर्माण की जननी कहा जाता है। तो संविधान की जननी किसको कहा जाता है, ब्रिटेन को कहते हैं। क्लियर है, तो ब्रिटेन को संविधान की जननी कहा जाता है। तो संविधान सबसे पहले किस देश ने तैयार किया, वो है आपका ब्रिटेन। क्लियर, लेकिन जितनी भी चीजें यहाँ पर लिखी गई वो सब ओरल फॉर्म में थी, मतलब उनका कोई औचित्य नहीं। राजा जब चाहता वो खत्म कर देता, बस जनता को एक तरह से देखिए शांत करने के लिए कि विद्रोह ना करने पाए। इस वजह से उन रूल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ज्यादा उनकी
लिमिटेशन नहीं रखी गई कि ये 10 साल में अपने रूलों में संशोधन करेगी, इस वजह से वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा थी, इसलिए ये कैसा संविधान यहाँ का है, लचीला है, फ्लेक्सिबल जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, ब्रिटेन का। चलिए हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की अगर जो बात किया जाए तो इसकी राजधानी है लंदन। क्लियर, क्या है, लंदन। और लंदन किस नदी के किनारे है, तो टेम्स नदी के किनारे है। और लंदन इसलिए फेमस है कि यहाँ पर कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर है, यानी कि राष्ट्रमंडल जो होते हैं खेलों का मुख्यालय कहाँ पर है, तो लंदन में है। क्लियर, चलिए एक एक जो है टॉपिक पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे अभी हम लोगों ने समझा यहाँ पर कि जो है ये प्राइडिको वाला पेनिसुलार कंट्री जो है कॉन्टिनेंट है, डेजर्ट लेस कॉन्टिनेंट है। क्लियर, और यहाँ से जो है जीएनटी रेखा गुजरती है 3 देशों से, ये सारे पॉइंट है। अब हम लोग एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले इसी में देखेंगे हम लोग यहाँ पर पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पर्वत श्रृंखला की यूरोप में। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर जो आप ब्रिटेन देख रहे हैं, ब्रिटेन में एक पर्वत है, इसका नाम है गोल्ड्सवर्थ। कहीं कहीं ये पूरी रेंज है और इसी रेंज में एक पर्वत पड़ता है स्नोडन पर्वत। कौन सा पर्वत पड़ेगा, स्नोडन पर्वत पड़ेगा। क्लियर, तो अगर जो हम लोग बात करें इसी में, ठीक, तो कौन सा है, कोर्सवोल्ड है यहाँ पर पर्वत, और इसी की एक रेंज है, वो है आपका स्नोडन पर्वत। और स्नोडन है ये वलित पर्वत है, स्नोडन पर्वत ये कहाँ पर है, आपका ब्रिटेन में है। तो अगर बात किया जाए स्नोडन, ठीक, कोर्सवोल्ड, ठीक, कोर्सवोल्ड ये कहाँ पर है आपका, तो ब्रिटेन में है। क्लियर, आगे हम लोग बात करेंगे इसी यूरोप में। अगर देखा जाए तो यूरोप का सबसे बड़ा अगर जो हम लोग बात करें कोई देश है तो वो है आपका फ्रांस। क्लियर, ये एरिया में बड़ा है। दूसरे नंबर पर आपका पोलैंड, फिर स्पेन आता है। तो जो ये आपका फ्रांस है और स्पेन है, इनकी सीमा पर एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है पायरेनीज पर्वतमाला। ठीक, कौन सी पर्वतमाला है यहाँ पर, तो देखेंगे पायरेनीज पर्वतमाला है। और पायरेनीज पर्वतमाला ये भी एक देखा जाए तो जो है आपका आता है वलित में ही। और इसकी विशेषता ये है कि जो पायरेनीज पर्वतमाला है ये फ्रांस और स्पेन की सीमा रेखा बनाता है। पायरेनीज पर्वत, ठीक, पायरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि स्पेन और फ्रांस की सीमा रेखा कौन सा पर्वत बनाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पायरेनीज पर्वतमाला। क्लियर, अब फ्रांस में अगर बात किया जाए तो ये स्विट्जरलैंड में अगर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है और यहाँ पर इस पर्वत का नाम है अल्पस पर्वत। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्पस पर्वत जो है, अल्पस पर्वत कहां पर है, तो ये आपका फ्रांस, स्पेन और स्विट्जरलैंड की सीमा रेखा पर है। कौन सा पर्वत हो गया आपका, अल्पस पर्वत। अल्पस पर्वत ये सबसे खूबसूरत पर्वतों में एक अगर देखा जाए नवीनतम वलय पर्वत है। ठीक, तो अभी हम लोगों ने देखा, अगर जो आपसे पूछा जाए पायरेनीज पर्वत, कौन सा पर्वत, पायरेनीज पर्वत, आपका आंसर हो जाएगा। पूछा जाए प्लेस, अगर इसकी सिचुएशन पूछी जाए, आपका आंसर होगा फ्रांस प्लस स्पेन। क्लियर बात, चलिए आगे बात करेंगे इसी में। अल्पस की अगर देखा जाए, पायरेनीज के बाद हम लोग अल्पस की बात कर रहे थे। ये भी जो है नवीनतम वलित पर्वत है। और जो अल्पस पर्वत है ये कहां पर है, तो आपका फ्रांस की सीमा रेखा और इटली की सीमा रेखा और ये आपका स्विट्जरलैंड, यहाँ पर ज्यादातर इसका पार्ट मोस्टली स्विट्जरलैंड में है, लेकिन इनसे भी सीमा रेखा बनाता है। और अल्पस पर्वत की सबसे अगर जो देखा जाए, ठीक, अल्पस पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट ब्लांक है। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका आंसर हो जाएगा माउंट ब्लांक। ठीक, क्या हो जाएगा, माउंट ब्लांक हो जाएगा। क्लियर, अगला पर्वत श्रृंखला की अगर बात किया जाए तो जो आपका फ्रांस है
इसी अल्पस का ही जब यहाँ पर देखेंगे ब्लॉक्ड होता चला जाएगा फ्रांस में, तो यहीं पर एक पर्वत पड़ेगा और उसको कहते हैं जूरा पर्वत। कौन सा पर्वत? जूरा पर्वत। ये कहाँ पर है? फ्रांस में है। जूरा पर्वत कहाँ पर है? फ्रांस में। क्लियर? तो आपका अगर पूछा जाए जूरा पर्वत कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं इसी में। फिर देखेंगे जर्मनी में आएंगे, तो जर्मनी में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर जर्मनी में जितने पर्वत शिखर हैं उनको ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये दरअसल अगर हम लोग बात करें तो कोयले के उत्पादन के लिए फेमस है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक, क्या बात करेंगे? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ठीक, तो आपका आंसर पूछा जाएगा कि जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। तो ये है। फिर इसी इटली की बात करेंगे, तो यहाँ इटली में एक पर्वत श्रृंखला यानी अल्पस से ही टूटा हुआ पार्ट है और इसको कहते हैं एपेनाइन पर्वत। कौन सा पर्वत हो जाएगा? एपेनाइन पर्वत। ठीक, तो आपसे पूछा जाए कि एपेनाइन पर्वत, एपेनाइन पर्वत ये कहां पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा इटली। क्लियर बात? इटली। अब आगे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे इसी में अगर जो ये सब कैसे पर्वत थे एक हिसाब से देखा जाए तो ये सारे जो है ओल्ड जो है यंग फोल्डेड माउंटेन्स में आते थे, लेकिन अभी कुछ हम लोग ज्वालामुखी पर्वत भी देखेंगे। सबसे पहले जो ये लिपारी द्वीप है ये इटली है। इटली में ये लिपारी द्वीप पड़ेगा, सिसिली द्वीप पड़ेगा। ये यानी कि ये दोनों द्वीप जो है भूमध्य सागर में स्थित है। क्लियर? तो इनके बारे में थोड़ा सा हम ये जानेंगे पॉइंट। सिसिली कौन सा पर्वत? ये जो है द्वीप है सिसिली द्वीप, और इसके ऊपर एक पर्वत श्रृंखला है और उस पर्वत का नाम है एटना। क्लियर? क्या नाम है? एटना। ठीक, और ये एटना कैसा है? तो ज्वालामुखी पर्वत है। एटना ज्वालामुखी पर्वत है। क्लियर? और जो एटना है ये किस प्रकार का, किस टाइप का है? तो सुषुप्त में आता है। क्लियर? आगे हम लोग बात करेंगे इसी जो है एटना सिसिली पर है। दूसरा अगर जो हम लोग बात करें विसुवियस, ठीक, तो यहाँ पर ये जो आपका इटली है इसके पड़ोस में अगर एडियाटिक सागर देखते हैं तो यहाँ पर आपका पड़ता है। ठीक, वहां पर जो है नेपल्स की खाड़ी वहां पर स्थित है और इस पर्वत का नाम है विसुवियस। क्या नाम है? विसुवियस। तो जो विसुवियस पर्वत है, विसुवियस पर्वत ये कहां पर है? तो ये आपका ठीक पड़ेगा इटली में, और ये एक सुषुप्त, संसार का सबसे या यूरोप का सबसे सुषुप्त ज्वालामुखी कैसा है? डोमिनेंट ज्वालामुखी है। किस प्रकार का है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे इटली में ही एक पड़ता है आपका लिपारी द्वीप। इटली के लिपारी द्वीप ये भूमध्य सागर की बात, और इस पर एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम है स्ट्रोम्बोली। क्या नाम है? स्ट्रोम्बोली पर्वत। कौन सा पर्वत हो गया आपका? स्ट्रोम्बोली पर्वत। और स्ट्रोम्बोली पर्वत यह एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी, किस टाइप का है? एक्टिव वोल्केनो है, और इसमें कंटिन्यूअसली जो है लावा निकलता रहता है, मैग्मा निकलता रहता है, इसी वजह से हमेशा लाइट होती रहती है। तो जो स्ट्रोम्बोली पर्वत है, ठीक, तो हम लोगों ने बात की अभी एटना की। एटना कहां पर पड़ेगा? सिसिली पर पड़ेगा। ठीक, और इटली में विसुवियस की बात की, ये भी इटली का ही है। ठीक, और ये अगर बात किया जाए तो ये नेपल्स की खाड़ी में है, नेल्सन की खाड़ी में है। और फिर जो है आपका अगर जो बात किया जाए तो स्ट्रोम्बोली, किसकी बात की जाएगी? स्ट्रोम्बोली की। और स्ट्रोम्बोली ये सक्रिय है और ये लिपारी द्वीप पर स्थित है भूमध्य सागर में, इसी वजह से स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है। और इस कारण जो है स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, यानी कि लाइट पोल ऑफ द मेडिटेरियन सी कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ।
क्लियर। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाएगा, तो ये आपका जो है स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। क्लियर, सक्रिय है। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में, अगर जो लास्ट एक पर्वत शिखर और देखेंगे, जब आप देखेंगे ये जॉर्जिया, तो यहाँ पर जॉर्जिया में एक पर्वत रेंज है, उसका नाम है काकेशस पर्वत। कौन सा पर्वत रेंज है, काकेशस पर्वत रेंज है। और इसी काकेशस पर्वत रेंज में, काकेशस पर्वत रेंज में एक चोटी पड़ती है, उसका नाम है माउंट एलब्रूस। क्या नाम है उसका, तो माउंट एलब्रूस नाम है, माउंट एलब्रूस। और माउंट एलब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछा जाए यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका नाम हो जाएगा, ठीक, माउंट एलब्रूस। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है सारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, अभी हम लोगों ने एक पर्वत श्रृंखला के बारे में देखा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ से जो नदियां निकलती हैं, ठीक, उन नदियों के बारे में जानेंगे। अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और उन नदियों के किनारे बसे शहर पर बात करेंगे। क्लियर है, तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग, अगर जो बात किया जाए यहाँ पर नदी जो है यूरोप की जितनी भी हैं उनके बारे में, तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी बात किया था एक नदी टेम्स। ठीक, कौन सी नदी है, टेम्स नदी। अगर टेम्स नदी की बात किया जाए, तो जो आपको अभी बताया गया था स्नोडन पर्वत, यानी कि कोट्सवोल्ड जो है पर्वत रेंज है उसी का, तो ये स्नोडन पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, स्नोडन पर्वत से निकलेगी। और स्नोडन पर्वत से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई उत्तर सागर में गिरेगी। कहां पर गिरेगी, उत्तर, यानी नॉर्थ सी में ये गिरेगी, डंप हो जाएगी, तो उत्तर सागर में गिरती है। क्लियर है बात। और देखेंगे तो स्नोडन पर्वत से एक नदी निकलती है पूर्व की ओर बहती हुई, और जो है वो गिरेगी आपका उत्तर सागर में। और इस नदी का नाम है टेम्स नदी। कौन सी नदी, टेम्स। और इसी टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। क्लियर, तो लंदन शहर किस नदी के किनारे है, तो आपका आंसर हो जाएगा टेम्स, लंदन शहर। क्लियर, और लंदन में कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर है। क्लियर, आगे बात करेंगे इसी में। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो लंदन में ही एक पड़ती है जगह, वहां पर जो है आपका बकिंगम पैलेस आता है, वो काफी विश्व में फेमस जो है महलों में से एक है। आगे हम लोग इसी में देखेंगे जो आपको बताया गया था जूरा पर्वत। क्लियर, जूरा पर्वत, इस जूरा पर्वत से एक नदी निकलती है और बहती हुई जो है जाएगी आपका उत्तर की ओर, और फिर गिरेगी ये आपका इंग्लिश चैनल में। किसमें गिरेगी, इंग्लिश चैनल में। और इस नदी का नाम है सीन नदी। क्या नाम है, सीन नदी। तो अगला आपको नदी के बारे में जो जानना है वो है आपका सीन नदी। कौन सी नदी है, सीन नदी। क्लियर, तो सीन नदी पर बात करेंगे, देखेंगे तो ये फ्रांस में स्थित जूरा पर्वत से निकलकर और इसके बाद उत्तर की ओर बहती हुई और गिरेगी कहां, इंग्लिश चैनल में। कहां पर गिरेगी, इंग्लिश चैनल में। फेमस क्यों है, दरअसल इस नदी के किनारे एक शहर बसा है और इसको कहते हैं पेरिस। तो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वो किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। और जो है पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। क्लियर, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। क्लियर है बात। चले आगे, ये जो हम लोग संगठन देख रहे हैं इनके बारे में हम लोग एक डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे, पूरे हर एक संगठन के बारे में, तो वहां डिटेल में बात करेंगे। अभी केवल आपको सिचुएशन, आपसे केवल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए यूनेस्को का मुख्यालय कहां है, बस आपको सिंपल सा जानना है पेरिस। बाद में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके फंक्शंस, इसके रूल्स, क्या काम करता है, किस लिए काम करता है, किन चीजों के लिए ये जाना जाता है, ये सारी बातें एक अलग टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसी में आपका ये जो जूरा पर्वत है, इसी जूरा पर्वत से एक नदी निकलती है और वो बहती है दक्षिण की ओर बहती हुई जाएगी और इधर आप भूमध्य सागर में गिरेगी। ठीक, और ये क्यों फेमस है, इस नदी
का नाम क्यों आता है, तो इस नदी का नाम है रोन नदी। क्लियर, कौन सी नदी हो गई, रोन। अभी हम लोग सीन पढ़ रहे थे, अब रोन नदी तो है। इसके किनारे लियोन्स शहर बसा है, फ्रांस का लियोन्स शहर बसा है। ठीक, तो हम लोग अगली नदी है उस पर बात करेंगे, रोन नदी पर। क्लियर, किस नदी पर बात करेंगे, रोन नदी पर। तो रोन नदी की बात की जाए तो जूरा पर्वत से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरेगी, भूमध्य सागर में गिरेगी। और इसके किनारे लियोन्स शहर बसा हुआ है, फ्रांस का लियोन्स शहर बसा है। ठीक, रोन नदी के किनारे। लियोन्स फेमस किस लिए है, तो यहाँ पर जो है इंटरपोल का मुख्यालय है, इंटरपोल का मुख्यालय है। ठीक, और इसको जो है फुल फॉर्म होता है इंटरपोल का, इंटरनेशनल पुलिस क्राइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, लियोन्स में। इंटरनेशनल पुलिस क्राइम ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखेंगे इसी में रिवर, जो आपको अभी एपेनाइन पर्वत हम लोगों ने बात की। इसी एपेनाइन पर्वत से एक नदी निकलती है और दक्षिण की ओर पश्चिम की ओर बहती हुई और जाएगी, ये गिरेगी आपका भूमध्य सागर में। क्लियर, तो इस नदी का नाम है टाइबर नदी। क्या नाम है इस नदी का, तो इसको कहेंगे टाइबर नदी, टाइबर नदी। ठीक, तो हम लोग जानेंगे इसी में टाइबर नदी के बारे में। टाइबर नदी, तो ये एपेनाइन पर्वत से निकल के इटली में स्थित एपेनाइन पर्वत से निकलकर और गिरेगी कहां पर, भूमध्य सागर में। पश्चिम की ओर बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है और इसके किनारे जो टाइबर नदी है, इस टाइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ है। क्लियर, रोम इटली की राजधानी है। क्लियर, अगर बात किया जाए तो इसके किनारे कौन सा शहर बसा है, रोम बसा हुआ है और रोम इटली की राजधानी है। ठीक, तो ये, और दूसरा रोम अगर देखा जाए तो इसके चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं, तो और वो जो पर्वत श्रृंखला है वो थोड़ा ब्लॉक्ड है, 7 माउंटेन रेंज हैं। इसी वजह से इसको 7 पहाड़ियों का देश कहते हैं। क्या कहा जाता है, 7 पहाड़ियों का देश किसको कहा जाएगा, जो है रोम को कहा जाता है। क्लियर, अगला पॉइंट आपको इसी रोम के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर कैथोलिक चर्च है और जो है ये सबसे बड़ा चर्च माना जाता है ईसाइयों का। तो जो है कैथोलिक चर्च होने के कारण बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। यहाँ पर दूर दूर से ईसाई धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर इसको, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पादरी रहते हैं, जैसे हिंदू में बात, सनातन धर्म में बात की जाए, अगर इस्लाम की बात की जाए तो यहाँ पंडित जी होते हैं, वहाँ मुल्ला मौलवी होते हैं इस्लाम धर्म में। ऐसे ईसाई धर्म में जो होते हैं उनको गॉड फादर कहा जाता है और शॉर्ट में उनको पॉप भी कहते हैं। तो इसी वजह से इसको पॉप का निवास स्थान, पॉप का मतलब होता है भगवान। ठीक, तो पॉप का निवास स्थान माना जाता है। ठीक, तो रोम को पॉप का निवास स्थान कहते हैं। इसके बाद अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे, तो टाइबर नदी के किनारे। अब एक और पॉइंट यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, जो कैथोलिक चर्च ने अभी बात की, उस कैथोलिक चर्च में अगर देखा जाए तो वो रोम के अंदर पड़ता है वेटिकन सिटी। क्या पड़ता है, वेटिकन सिटी, वो रोम के अंदर है और वो यहीं पर है। इसी वजह से वेटिकन, यहाँ पर सेना और सारा साम्राज्य सत्ता सब रोम के अनुसार ही चलती है। लेकिन ये वेटिकन सिटी वाले अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानते हैं। तो अगर पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। या यूरोप का सबसे छोटा देश कहा जाए, पूछा जाए, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेटिकन
सिटी। क्लियर? तो वेटिकन सिटी कहाँ है? रोम में है। क्लियर? तो ये सारी बातें रोम के बारे में थी। इटली की राजधानी है, ठीक, टाइबर नदी के किनारे है। नेक्स्ट इसी में हम लोग बात करेंगे अभी जो अल्पस पर्वत है, अल्पस पर्वत, इस अल्पस पर्वत से एक नदी निकलती है और उत्तर की ओर बहना शुरू करेगी और इसके बाद देखेंगे ये उत्तर की ओर बहती हुई जाएगी, उत्तर सागर में गिरेगी और इस नदी का नाम है राइन नदी। क्लियर? क्या नाम है इसका? राइन नदी। और इसकी विशेषता ये है कि ये जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा बनाती है। क्लियर? राइन नदी। क्लियर? तो हम लोग इसी में बात करेंगे राइन नदी पर। देखते हैं राइन नदी, ठीक। तो ये अल्पस से निकलती है, अल्पस पर्वत से निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई उत्तर सागर में गिरती है। कहां पर गिरती है? उत्तर सागर में गिरती है। क्लियर? अगला देखेंगे इसका नाम ये क्यों फेमस है। तो दरअसल अगर जो बात की जाए तो ये जर्मनी, ठीक, व फ्रांस की सीमा रेखा बनाती है। फ्रांस की सीमा रेखा बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। दूसरा अगर देखा जाए इसके किनारे जर्मनी का बोन शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? तो जर्मनी का बोन शहर स्थित है। इसके किनारे जर्मनी का बोन शहर स्थित है। क्लियर? अगली हम लोग बात करेंगे, यह यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी है, सबसे व्यस्ततम नदी है, ठीक। क्योंकि उत्तर सागर से अगर जो किसी को जर्मनी या स्विट्जरलैंड या फ्रांस यहाँ पर जाना है, बड़े पैमाने पर जो है कोई लगेज वगैरह भेजना है, तो उस समय अगर बात किया जाए, ठीक, जब हम लोग बात जो है 19 सदी की करते हैं तो उस समय सबसे बड़ा एक साधन था वो पानी के जहाज। इसी वजह से पानी के जहाज बड़े पैमाने पर नदी के द्वारा स्विट्जरलैंड तक जा सकते थे और इनसे बड़े पैमाने पर लगेज सामान भेजा जाता था। क्लियर? इसी वजह से इसका शुरू वही प्रथा अब भी चल रही, इसलिए यह यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी मानी जाती है। जब ये नदी निकलती है इसके बाद ब्लैक जो ये आपका पड़ता है ब्लैक फॉरेस्ट जो है पर्वत, इसके पश्चिम में पूरा ब्लैक फॉरेस्ट पठार है जर्मनी का। और पठार पूरा अगर देखा जाए तो खनिज तत्वों के लिए फेमस है। इसी वजह से अगर जो हम लोग बात करें तो जब यहाँ से और उसमें खनिज तत्वों में सबसे पहले नाम आता है कोयले का। तो जो ब्लैक फॉरेस्ट पठार है ये कोयला उत्पादन के लिए। तो जब इस क्षेत्र से नदी गुजरती है तो पूरा कोयले का अगर देखा जाए पानी, के बरसात के दिन होते हैं तो ये पानी इसी नदी में मिलता है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसी को विश्व में कोल रिवर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? किस नाम से जानते हैं? कोल रिवर के नाम से जाना जाता है। और अगर जो हम लोग बात करें, जब ये पूरा यहाँ से कंकड़ पत्थर नदी अपने साथ बहा के लेके जाती है, जब तो जो उत्तर सागर का एक किनारा है यहाँ पर जाके जब समुद्र के किनारे नदियां पहुंचती हैं तो सेडिमेंटेशन शुरू होता है, यानी कि अपने साथ जो मलबा बहा के ले जाते हैं उसको जमा लेते। तो जब अपने साथ मलबा बहा के लेके जाएंगी, कंकड़ पत्थर वहां जमा कर देंगी, तो शायद पहले जब ये नदी नहीं थी तो वहां पर खेती होती थी, फिर जब कंकड़ पत्थर की लेयर बिछ गई तो वहां पर खेती नहीं हुई। तो इस तरह की जब मिनरल्स और सब जाके बहा के एक डेल्टा बनाते हैं तो इसको कहा जाता है, ठीक, जैविक मरुस्थल। क्लियर? क्या कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक डेजर्ट। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक डेजर्ट, ऑर्गेनिक डेजर्ट। तो विश्व में कोल रिवर या ऑर्गेनिक डेजर्ट कौन सी नदी बनाती है? तो राइन। यही अगर जो हम लोग बात भारत की करें कि भारत में कोल रिवर या ऑर्गेनिक डेजर्ट बनाने वाली कौन सी नदी है, तो आपका आंसर हो जाएगा दामोदर। तो राइन की तुलना किस नदी से की जाती है? दामोदर नदी से की जाती है भारत में। क्लियर है? तो ये जो है यूरोप की सबसे अगर देखा जाए तो ये व्यस्ततम नदी मानी जाती है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे एक नदी की चर्चा, जो ये अल्पस पर्वत है।
इसी अल्पस पर्वत से जो है एक, जब इसका हम लोग पूर्वी किनारा देखते हैं, यानी कि जब हम लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो जो इसका पूर्वी हिस्सा है अल्पस पर्वत का, यहाँ से एक नदी निकलती है और जो है पूर्व की ओर बहती हुई और जाके एडियाटिक सागर में गिरती है, और इसका उस नदी का नाम है पो नदी। कौन सी नदी है? पो नदी। तो हम लोग इस नदी के बारे में देखेंगे, पो के बारे में। तो जो पो नदी है ये अल्पस पर्वत से निकलकर, अल्पस पर्वत से निकलकर और एड्रियाटिक सागर में गिरती है। कहां पर गिरती है? एड्रियाटिक सागर में गिरती है, ठीक। और इसके किनारे वेनिस शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा है? वेनिस शहर बसा है। और वेनिस शहर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। तो एड्रियाटिक की रानी किस शहर को कहते हैं? तो आप वेनिस को बताएंगे। और वेनिस एक और चीज के लिए फेमस है, इसी वेनिस शहर का मार्को पोलो था, ठीक। एक नाविक था जिसने थल पाट के जो है होते हुए और फिर इधर आपका काला सागर, इधर रोमान जो है यूक्रेन, और फिर जो है अफगान, पाकिस्तान, और फिर जाके चाइना की खोज की थी। और जाके उसने पता किया कि इसके जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व में जो है प्रशांत महासागर है। तो इसी वजह से थल के बारे में अगर जो किसने भी पता लगाया सबसे पहले कि बहुत बड़ा एक भूभाग है और सब समुद्र ही नहीं है। लोगों का पहले मानना था कि थल पाट बहुत कम है, ज्यादातर हिस्सा समुद्र का है, लेकिन उसने बताया कि नहीं, 1/3 ये जो आप बताते हैं 71% पानी, और इसके बाद जो है 1 पार्ट आपका जो है थल है। तो ये सब मार्को पोलो की देन है। तो ये जो है ये मार्को पोलो जो है नाविक कहाँ का था? तो वेनिस शहर का था। वेनिस शहर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता। पो नदी के किनारे है और पो नदी अल्पस पर्वत से निकलकर और एड्रियाटिक सागर में गिरती है। चलिए एक और नदी के बारे में हम लोग यहीं पर बात करेंगे। जो आप जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत देखते हैं, इसी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से एक नदी निकलती है और जो है जर्मनी से ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, ठीक, यूगोस्लाविया और रोमानिया और फिर पूर्व की ओर बहती हुई ये गिरती है आपका काला सागर में, ठीक। तो पहले जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलेगी, फिर ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया होते हुए कहां पर गिरेगी? ठीक, तो ये आपका काला सागर में। और इस नदी का नाम है डेन्यूब नदी। कौन सी नाम है? डेन्यूब नदी। क्लियर? इसकी विशेषता क्या है? दरअसल देखेंगे, जो ये जर्मनी से जब निकलती है ऑस्ट्रिया पहुंचती तो इसके किनारे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। हंगरी पहुंचेगी तो इसके किनारे बुडापेस्ट है हंगरी की राजधानी। और जब यूगोस्लाविया जाएगी तो जो है इसकी राजधानी पड़ती है आपका, ठीक, ब्रिटिश लार्वा पड़ेगी। रोमानिया जाएगी तो इसकी राजधानी बुखापेस्ट है। तो अगर देखा जाए ये 5 देशों से बहने वाली है। अगर जो विश्व की वो कौन सी नदी है जो सबसे अधिक देशों में बहती है? आंसर हो जाएगा डेन्यूब नदी। क्या हो जाएगा आंसर आपका? डेन्यूब नदी। तो जो डेन्यूब नदी है ये जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर और पूर्व की ओर बहती हुई काला सागर में गिरती है। क्लियर? और इसके किनारे 5 देशों की राजधानियां स्थित है। 5 देशों की राजधानियां स्थित है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे, ठीक। अगर बात किया जाए ऑस्ट्रिया, ठीक, ऑस्ट्रिया की जो है राजधानी है वियना, वो इसके किनारे बसी है, डेन्यूब के किनारे। और वियना की बात किया जाए तो यहाँ पर ओपेक का मुख्यालय है। तो वियना में ओपेक का मुख्यालय है। क्लियर? तो हम लोग ओपेक क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में हुई और इसका फुल फॉर्म है ओपेक का, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम
एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक, यानी कि तेल निर्यातक देशों का संगठन, हिंदी में कहते हैं तेल निर्यातक देशों का संगठन। तो ओपेक का मुख्यालय कहां पर है आपसे पूछा जाए तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। क्लियर है? चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। अगला आता है आपका जो है चेक गणराज्य, ठीक, यानी रिपब्लिकन ऑफ चेक आता है। इसकी जो राजधानी है वो प्राग है, और प्राग का नाम इसलिए आता है कि प्राग में 2006 की बात है, और यहाँ पर जो है खगोल विज्ञान का एक सम्मेलन हुआ 2006 में, और इस सम्मेलन में एक डिसीजन लिया गया कि जो आप प्लूटो के बारे में जानते हैं, यम, तो जो प्लूटो है ये दरअसल क्या कर रहा था, नेपच्यून की कक्षा को इनडायरेक्टली काट दे रहा था। तो ऐसी जब कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को काटेगा तो ये प्रॉपर्टी ग्रह की नहीं होती, बल्कि ये होती है जब कोई ग्रह, ठीक, जब कोई उल्कापिंड किसी भी तारे का चक्कर लगाएगा तो ग्रह कहलाएगा, और जब कोई उल्कापिंड किसी ग्रह का चक्कर लगाएगा तो वो उपग्रह कहलाएगा। तो ये प्रॉपर्टी उपग्रह की है। लेकिन ये